आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? सिग्नल आ रहा है? तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौर से देखिए बेटा, गौर से देखिए। मैंने आपको 2-3 बार बता दी कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक है ना। फिर अल्टरनेटिंग करंट की क्या ज़रूरत है जब डायरेक्ट करंट था ही, ये सब डिस्कशन हो गए, ठीक है ना। फिर तीसरी बात मैंने आपको बता दी कि अल्टरनेटिंग करंट के कुछ डिफाइनिंग फीचर्स क्या क्या हैं, पीक वैल्यू क्या क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, फेज़ क्या होता है, ठीक है ना, किस फंक्शन के अनुसार ये वेरी करता है, ये सारी बात मैंने आपको बता दी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होती है, क्या होता है, ये सब छोटे मोटे डिस्कशन हमने कर लिए ना। अब के इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेजर एसी, हाउ टू मेजर एसी, एसी को हम कैसे मेजर करते हैं, हाउ टू मेजर एसी, एसी को हम कैसे मेजर करते हैं। और दूसरी बात, एक बात मैं और बताऊंगा, जो पिछला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा एक बात छूट गया था, एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। क्या छूट गया था? एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। छूट नहीं गया था, ऑफलाइन तो बता ही दिए थे, लेकिन वीडियो नहीं बन पाया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी कर दूँ, है ना। और जो मैग्नेटिज्म का बचा है, मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेज, जो आपका सीबीएसई और आईसीएसई में कट कर दिया है, लेकिन यूपी बोर्ड में तो रहेगा ही ना, तो उस बैच में जब पढ़ाएंगे तो हमको ध्यान दिला दिएगा, उसको भी हम लोड करा देंगे, ठीक है ना। वो भी लोड हो जाएगा तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पिछले चैप्टर का है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर पिछले चैप्टर का है, लेकिन मैं वीडियो में नहीं आ पाया था, है ना। और उसके पहले हाउ टू मेजर एसी, एसी को हम मेजर कैसे करते हैं, एसी को मेजर करने का क्या तरीका है, ठीक है। जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डीसी को मेजर करते हैं, उससे हम एसी को मेजर नहीं कर सकते। जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डीसी को मेजर करते हैं, उससे हम एसी को मेजर नहीं कर सकते। अभी हम बताएंगे क्यों, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट चीज आप देखिए कि मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। फिर से सुनिए, मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, जो पिछले चैप्टर का है, जो छूट गया था वो बता रहे हैं वीडियो में, है ना। और हाउ टू मेजर एसी, ये 3 बात मैं बढ़िया से समझा दूं तो आप ये छोटा सा वीडियो कट कर दीजिएगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। और फिर जब आप लोग कल आएंगे तो बाकी बात हम आपको कल बता देंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए एसी को मेजर कैसे करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि डीसी को हम मेजर करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, ठीक है ना। डीसी को हम मेजर करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमीटर, इन सब से हम मेजर कर लेते हैं डीसी को। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट से हम डीसी को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से हम एसी को मेजर नहीं कर सकते। कारण क्या है कि डीसी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। तो ऐसे केस में हम एसी को कैसे मेजर करेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा हुआ है, कोई गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा है, उसका पॉइंटर यहां पे है, ठीक है ना। तो जब करंट की डायरेक्शन इधर है, जब मान लीजिए करंट की डायरेक्शन इधर है, तो पॉइंटर इधर में पॉइंट किया, और तब तक पता लगा तुरंत करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, तो काउंटर इधर पॉइंट करेगा, ठीक है ना। तो अब पता लगा कि इधर उधर इतना तेज होता है। अगर मान लीजिए 50 साइकिल है, अगर मान लीजिए इंडिया की सप्लाई है, यूएस की नहीं है, यूएस में 60 साइकिल पर सेकंड है, इंडिया में 50 साइकिल पर सेकंड है। तो अगर 50 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी सप्लाई की जा रही है, तो क्या होगा, वो 100 बार डायरेक्शन चेंज करेगा, 100 बार अपना डायरेक्शन एसी चेंज करेगा। तो जो पॉइंटर होगा गैल्वेनोमीटर का, इधर देखिए, मेरी ओर देखिए, 100 बार इधर उधर तो हो नहीं पाएगा। अगर हो भी पाएगा तो हम देख भी नहीं पाएंगे, अगर हो भी पाएगा तो हम देख भी नहीं पाएंगे। तो डायरेक्ट करंट में तो डायरेक्शन भी एक था, मैग्नीट्यूड भी एक था, तो हम एक जगह फ्लो कर रहा है मेजर कर लेते थे, पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट किया, और डिफ्लेक्शन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो हम मेजर कर लेते थे, हम आपको समझा चुके हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इतना तेजी से चेंज करता है। अगर 50 साइकिल पर सेकंड है तो क्या करेगा, 100 बार वो जीरो होगा,
और 100 बार डायरेक्शन चेंज करेगा 1 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड में 100 बार कोई नीडल ऐसे ऐसे हो सकती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। वो कहे क्या क्या कहेगी कि हम मूव ही नहीं करेंगे, जाओ। एक बार कहेगा इधर 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 इधर, हम नहीं मूव करेंगे, एक ही जगह रुक जाएगी। बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो नीडल मूव ही नहीं करती है। इसलिए जिस इंस्ट्रूमेंट से हम डीसी को मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से हम एसी को मेजर नहीं कर सकते। एसी को मेजर करने के लिए एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है, जो करंट की हीटिंग इफेक्ट पे आधारित होता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट से हम एसी को मेजर करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए जो एसी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो हीटिंग इफेक्ट पे आधारित है, हीटिंग इफेक्ट पे, ठीक है ना। तो वो हम कैसे करते हैं मैं आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक हम ऐसे कोई जगह रख लेते हैं, कोई कैलोरीमीटर टाइप की चीज रख देते हैं, इसमें कोई लिक्विड या पानी भर देते हैं। एक कैलोरीमीटर टाइप की चीज ले लेते हैं। क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं हीट चैप्टर में कि कैलोरीमीटर क्या होता है, हीट गेन बराबर हीट लॉस। उस दिन ये बात हो रही थी, है ना, हो रही थी ना। कैलोरीमीटर का सिद्धांत क्या है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, नहीं हीट लॉस इज इक्वल टू 0, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर था। कैलोरीमीटर का सिद्धांत क्या था, हीट चैप्टर क्लास 11 में पढ़ाया जाता है कि हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, यानी कुछ भी हीट का लॉस नहीं होता है इन्वायरमेंट में। यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर है। एक क्लोज चैम्बर ले लेते हैं, उसमें कोई ऑयल रख लेते हैं या पानी रख लेते हैं या कोई लिक्विड रख लेते हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट हमको पता होती है, ठीक है ना, और उसके अंदर हम एसी को सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो एसी का डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड से चेंज हो, उसका हीटिंग इफेक्ट नहीं ना चेंज होता है, उसकी हीटिंग इफेक्ट नहीं ना चेंज होगी। अगर एसी वायर से इधर से इधर बह रही है, अगर एसी वायर में इधर से इधर बह रही है या इधर से इधर बह रही है, दोनों केस में वो वायर को हीट ही करेगी। ऐसा नहीं है कि इधर से इधर बह रही है तो हीट करेगी और इधर से इधर बह रही है तो वायर को कूल करेगी, क्योंकि जूल्स हीटिंग इज थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। ये मैं आपको समझा चुका हूं। जूल्स हीटिंग क्या है, थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, यानी कि जूल्स हीटिंग से मतलब है किसी वायर में जब करंट फ्लो करते हैं तो वायर हीटअप होता है, तो वो चाहे इस डायरेक्शन में करंट हो तो भी हीट होगा, चाहे इस डायरेक्शन में करंट हो तो भी हीटअप होगा, ठीक है ना। तो जूल्स हीटिंग इज थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, यानी डायरेक्शन पे चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन पे आधारित नहीं होगा। डायरेक्शन कोई भी हो, वायर हीटअप होता ही जाएगा। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई वायर रखते हैं जिसमें एसी आप दौड़ा देते हैं, तो एसी का चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, हर केस में हीटिंग इफेक्ट तो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए आई करंट है एसी की, इससे जो हम मेजर करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं होती है और ना ही पीक वैल्यू होती है। ये जो हम मेजर करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज, ये जो मेजर करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट की वीआरएमएस वैल्यू होती है। वीआरएमएस वैल्यू को ये एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे, कि आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या है। बात समझ में आई? इधर देखिए, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में लिखा है 4 एम्पियर 220 वोल्ट, तो ये 4 एम्पियर 220 वोल्ट जो लिखा है वो अल्टरनेटिंग करंट की वीआरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब क्या हो, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये जब मैं इसको अभी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है 220 वोल्ट 4 एम्पियर, इसका मतलब है 4 एम्पियर उसकी वीआरएमएस वैल्यू, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है ना टाइम के साथ, तो पीक वैल्यू डिफरेंट होती है, एवरेज वैल्यू डिफरेंट होती है और आरएमएस वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो एवरेज मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लिया अल्टरनेटिंग करंट ऐसे है, इस तरीके से है, तो ये पीक वैल्यू हो गई, ठीक है ना, ये पीक वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू होती है I0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि अगर I0 इसकी पीक वैल्यू है तो VRMS वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसी को एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। अगर किसी, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कहीं लिखा हो कि 4 एम्पियर करंट, किसी वायर में 4 एम्पियर इतना वोल्ट, तो 4 एम्पियर क्या होता है, करंट तो चेंज हो रहा है, एसी करंट तो चेंज, 4 एम्पियर क्या है, 4 एम्पियर इसका VRMS वैल्यू, इसी को एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। वो पीक वैल्यू बाय रूट 2 होती है। ये अभी हम प्रूफ करके दिखा देंगे जब इसको समझाएंगे थोड़ी देर बाद, है ना। तो फिलहाल इतना जानिए कि इस सेटअप से हम
अल्टरनेटिंग करंट की वीआरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं, उसकी पीक वैल्यू को नहीं मेजर करते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू को नहीं मेजर करते हैं, उसकी वीआरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इस कैलोमीटर में कुछ हम लिक्विड या कुछ भी भरे हैं, उसका मास हमको पता है और उसमें एक वायर है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आई अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, यानी कि जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वीआरएमएस वैल्यू आई है, तो आई स्क्वायर आर टी ये हीट प्रोड्यूस होगी टी टाइम में। अगर आई करंट टी टाइम के लिए फ्लो करती है तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, आई स्क्वायर आर टी। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं जूल्स लॉ में, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना। और ये हीट बराबर क्या होगा, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, क्योंकि हीट लॉस हो नहीं रहा है सराउंडिंग से, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो जो हमने इसके अंदर रखा है उसका मास पता होता है और जो सब्सटेंस रखा है उसका स्पेसिफिक हीट पता होता है। राइज इन टेम्परेचर को हम मेजर कर लेते हैं, तो इस प्रकार से हम करंट को निकाल लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पता है, जिस कॉइल में हम एसी को दौड़ा रहे हैं, कितने समय के लिए दौड़ा है ये हमको पता है, ये हमको पता है, क्या मास रखे हैं लिक्विड का इसके अंदर ये हमको पता है, या जो भी रखे हैं, और उस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट क्या है ये हमको पता है, क्योंकि हर लिक्विड की जो लिक्विड रखे हैं उसकी स्पेसिफिक हीट पता है, और कितना टेम्परेचर राइज हुआ इसको मेजर कर लेते हैं। इस प्रकार से हम जो करंट को निकालते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, इसको हम कहते हैं एसी एमीटर, यानी एसी को मेजर करने वाला एमीटर। ये हीटिंग इफेक्ट पे आधारित है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एक बात और भी है कि डीसी एमीटर में क्या होता है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि डिफ्लेक्शन जो होता है कॉइल का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। लेकिन यहां पे क्या होता है, हाँ, तो डीसी में क्या होता है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो स्केल जानते हैं कैसे होती है, स्केल लीनियर होती है। डीसी ये भी पूछ चुका है आपके बोर्ड में, और समझ लीजिए स्केल लीनियर होती है। डीसी एमीटर की स्केल क्या होती है, लीनियर स्केल होती है, क्योंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और इस केस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी कि जो स्केल होती है वो नॉन लीनियर होती है। पहला पॉइंट 1 पे होता है, दूसरा 4 पे होता है, तीसरा 9 पे होता है, इस तरीके से रेशियो होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है आई स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो अगर 1 एम्पियर करंट होगा तो एक डिफ्लेक्शन, अगर 2 एम्पियर करंट, अगर 1 एम्पियर करंट होगा तो एक स्केल का 1 यूनिट, और अगर 2 एम्पियर करंट होगा स्केल का 4 यूनिट, अगर 3 एम्पियर करंट होगा तो स्केल का 9 यूनिट, क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना हीटिंग इफेक्ट। बस में, और डीसी एमीटर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लीनियर स्केल को हम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम लीनियर स्केल को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। स्केल इस तरह की होगी। ये छोटी मोटी बात दिमाग में रखिएगा, हीटिंग इफेक्ट पे आधारित है ना, और इस तरीके की बातें हैं। अच्छा, अब आपको मैंने बता दिया हाउ टू मेजर एसी, हाउ टू मेजर एसी मैंने आपको समझा दिया। अब आपको 2 बात और समझा दें और वीडियो आप कट कर दीजिए, ठीक है ना। एक तो आपको नेक्स्ट बता रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, किसी इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर करेंगे, ये हम बता चुके हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये बता चुके हैं, ठीक है ना, ये हमने बता दिया है तो मिटा दिया। अब देखिए यही 2 बात आपके सामने है, उसको गौर से देखिए और खूब बढ़िया से समझिए। पहली बात ये है कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, और दूसरी बात है मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी एंड डीसी। ये 2 बात हम आपको बता रहे हैं। इधर देखिए, तो एनर्जी स्टोर्ड तो आपका पिछले चैप्टर का बचा हुआ है, हम बता दे रहे हैं। किसी इंडक्टर में, अगर किसी इंडक्टर का इंडक्टेंस अगर L है और उसमें I करंट फ्लो कर रही है, तो उसका जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो ½ Li² होगी। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। किसी इंडक्टर में अगर I करंट है और उसका इंडक्टेंस L है, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड जो होगी वो ½ Li² होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इसका प्रूफ तो नहीं पूछेगा अब आप लोग को, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइन में दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए जो चीज़ है। E बराबर -LdI/dt होता है, ये आपको पता है। E क्या होता है, E क्या होता है, I × R, ठीक है ना। E बराबर -LdI/dt होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए E क्या होगा, E बराबर -LdI/dt, इसको एनर्जी स्टोर्ड इज ½ Li² प्रूफ करना है, तो कैसे पुट करेंगे। E बराबर I × R, ठीक है ना,
आई इंटू आर, तो आर टर्म कहाँ इसमें आ रहा है, आर टर्म कहाँ आ रहा है, इसको कैसे करेंगे पता यार, ये बड़ा इजी प्रूफ है इसका यार। ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ई डी टी बराबर माइनस एल डी आई, ठीक है ना। और वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही ना होता है, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। और देखिए वर्क डन ही एनर्जी स्टोर होगी, जो वर्क डन होगा वही एनर्जी स्टोर होगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस एल डी आई, और क्यू क्या होता है, करंट फ्लोइंग, आई इंटू डी टी, डी क्यू होता है, और ये डी टी यहां ले आइए, डी टी ले आए तो डी टी कट गया, तो वर्क डन कितना हो गया, देखिए ये डी डब्ल्यू बाई डी क्यू होगा, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, क्योंकि इसका इंडक्टर का जो बैक ईएमएफ वो चेंज करता रहेगा, टाइम के साथ चेंज करता रहेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ई क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इंटू डी टी, ठीक है ना। और डी क्यू क्या होगा, अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो आई डी टी, तो ये डी डब्ल्यू इतना हो जाएगा, डी डब्ल्यू क्या इतना हो जाएगा, माइनस एल आई डी आई। अब इसको डब्ल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू इतना आ रहा है, तो डब्ल्यू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करेंगे तो एल बाहर आ जाएगा, और आई डी आई का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई टू, तो हाफ एल आई स्क्वायर हो गया, प्रूफ हो गया। बात समझ में आई, अरे फिर से सुनिए यार, फिर से सुनिए, एक बार फिर से देख लीजिए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए मैं अब तक कहीं एरर नहीं निकला, और बस ऐसे ही थोड़ा सा हो जाता है, मतलब कि लगातार बोलते ही जाते हैं, लगातार बोलते जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ देखिए ये क्या है, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, मैं प्रूफ कर रहा हूँ देखिए। और ई को क्या करेंगे, ई क्या है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक, डी आई बाई डी टी। तो अब इस तरीके से वर्क डन कितना हो गया, माइनस एल डी आई, और डी क्यू क्या हो गया, आई डी टी, डी टी डी टी कैंसिल हो गया, इंटीग्रेट कर दिए तो हाफ एल आई स्क्वायर आ गया, प्रूफ हो गया। बात समझ में आई। इस तरीके से ये दो पार्ट खत्म। अब मैं आपको ये लास्ट पार्ट बता दूं, मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी एंड डीसी, और आपका आज का काम खत्म। इसके बाद आप कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को खूब बढ़िया से समझ लीजिए। मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी और डीसी, नॉर्मली जो एसी की ऑफ एन एसी, डीसी का नहीं होता है, मीन वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ऑफ अ एसी, ये मैं बताने जा रहा हूँ। डीसी का तो जो मीन वैल्यू होगा वही उसका एक्चुअल वैल्यू होगा, जो करंट फ्लो कर रही है वही उसकी मीन वैल्यू होगी, ठीक है ना। डीसी में तो करंट चेंज होती नहीं है। तो अल्टरनेटिंग करंट का मैं आपको बता रहा हूँ मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए, और इसकी वैल्यू कितनी आती है ये देख लीजिए, ठीक है ना। जब भी किसी सर्किट में कोई वैल्यू एसी की दिया है तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू ही दिया रहता है, क्योंकि एसी के केस में पीक वैल्यू भी होती है, एवरेज वैल्यू भी होती है, मीन वैल्यू भी होती है, ठीक है ना। एसी के केस में पीक वैल्यू भी होती है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, एवरेज और मीन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो पीक वैल्यू भी होती है, एवरेज या मीन वैल्यू भी होती है, और आरएमएस वैल्यू भी होती है। लेकिन अगर किसी सर्किट में अगर कहीं पर वैल्यू दिया है एसी का, तो हम मतलब उससे यही निकालेंगे कि वो दिया क्या है, आरएमएस वैल्यू, जब तक कहा ना हो, ठीक है ना। तो अब आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या है और आरएमएस वैल्यू क्या है। खूब ध्यान से देखिए, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या है और आरएमएस वैल्यू क्या है, इतनी बात समझ लीजिए और आज की कहानी खत्म करिए, ठीक है ना। बात समझ में आई। देखिए खूब गौर से देखिए, खूब अच्छे से देखिए, ध्यान से इधर मेरी ओर फोकस करिए सब लोग। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूं मीन वैल्यू, मैं आपको बता रहा हूं मीन वैल्यू। तो सबसे पहले आप मीन वैल्यू समझ लीजिए, इसका क्या मतलब है, मीन वैल्यू का मतलब क्या है। देखिए ऐसा है, मैंने आपसे बताया था एसी साइनोसोडली या कोसोसोडली वेरी करता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। तो हम साइन फंक्शन को मान के चल रहे हैं, हम मान रहे हैं साइन फंक्शन के अनुसार चेंज कर रहा है, तो ऐसे चेंज करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक जब एसी गया और यहां से यहां तक जब एसी गया, तो
तो हर टाइम इंस्टेंट पे एसी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट था, एसी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट था, ठीक है ना। और फिर जब यहाँ से यहाँ पे एसी आया तो डायरेक्शन भी चेंज कर दिया इस पॉइंट से, और फिर मैग्नीट्यूड यहाँ से बढ़ने लगा और यहाँ पे निगेटिव में पीक हो गया, और फिर निगेटिव में पीक घटने लगा, ये आपका मैग्नीट्यूड है ना। और फिर इस पॉइंट पे आके एसी की वैल्यू फिर 0 हो गई, और फिर इस पॉइंट से फिर डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में चला गया, ठीक है ना। तो इन सब वैल्यूज का हर टाइम इंस्टेंट पर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज का सम डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू मतलब इस पूरे पीरियड में एवरेज वैल्यू क्या हुई। मान लीजिए पहले इस छोटे छोटे डिफरेंशियल पार्ट में तोड़ दीजिए, पहले मान लीजिए I1 थी, दूसरे में I2 थी, मतलब छोटे छोटे डिफरेंशियल पार्ट है, ठीक है ना। और फिर आगे चल के यहाँ माइनस में आने लगेगी, सबका ऐड करके और टोटल टाइम, यही तो एवरेज वैल्यू होगी करंट की। एवरेज या मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कितनी है इसका मतलब यही है, ठीक है ना। मीन वैल्यू को आप ऐसे कर सकते हैं, किसी इंस्टेंट पे अगर करंट आई है dt टाइम इंटरवल पे, तो I dt अपॉन टी ये होगा, इंटीग्रेशन ऑफ I dt अपॉन टी, ये मीन वैल्यू ऑफ करंट होगा। बात समझ में, किसी टाइम इंटरवल पे अगर करंट आई है किसी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, तो उस दौरान चार्ज कितना होगा, I इंटू डी टी, चार्ज बराबर Q बराबर IT होता है। इस पूरे टाइम इंटरवल को इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से t के बीच और टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ये मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू होगी। बात समझ में। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिए कि इस टाइम इंटरवल में क्या है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू पॉजिटिव है, और इस टाइम इंटरवल में मीन या एवरेज वैल्यू उतनी ही नेगेटिव है। जितनी मीन या एवरेज वैल्यू इस फॉर्मूले से इस टाइम इंटरवल में निकलेगी पॉजिटिव में, उतनी ही मीन वैल्यू इस टाइम इंटरवल में इस फॉर्मूले से नेगेटिव में निकल जाएगी। तो पूरे टाइम इंटरवल में अगर एवरेज या मीन वैल्यू निकालिएगा तो 0 आ जाएगी, बिग 0, यानी पूरे टाइम इंटरवल में एसी का एवरेज या मीन वैल्यू क्या है, 0 है। इसीलिए एवरेज या मीन वैल्यू को हम पूरे टाइम इंटरवल में नहीं निकालते हैं, हम केवल कहां निकालते हैं, यहां से यहां तक, फर्स्ट हाफ साइकिल में या सेकेंड हाफ साइकिल में, ये एसी का मीन या एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। मीन या एवरेज वैल्यू से क्या मतलब है आप समझ गए। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे किया गया है, मीन या एवरेज, इसको डिफाइन कैसे किया गया है पहले ये समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मीन या एवरेज वैल्यू डीसी की, मीन या एवरेज वैल्यू एसी की, वो वैल्यू है डीसी की। मीन या एवरेज वैल्यू एसी की वो वैल्यू है डीसी की, जो अगर सर्किट में फ्लो करती उस टाइम इंटरवल में, जिस टाइम इंटरवल में एसी फ्लो कर रही है, तो उतना ही चार्ज सर्किट से पास होता जितना उस डीसी से होता। फिर से सुनिए, अगर किसी सर्किट में एसी फ्लो कर रही है, अगर किसी सर्किट में एसी फ्लो कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, तो एक दिए हुए टाइम इंटरवल में अल्टरनेटिंग करंट जितना चार्ज फ्लो कराएगी, ठीक है ना, जितना चार्ज फ्लो कराएगी उतना ही चार्ज डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू उसी टाइम इंटरवल में फ्लो कराएगी, उसी को मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बात समझ में, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू है जो एक दिए हुए समय में उतना ही चार्ज सर्किट से फ्लो कराएगी जितना एक डीसी करंट अगर फ्लो करती तो कराती, वो डीसी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये आपका मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू है, और मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू केवल एक हाफ साइकिल में ही मेजर करते हैं, फुल साइकिल में नहीं, क्योंकि फुल साइकिल में इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आ जाती है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, 2I0/π आएगी। अभी हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 2I0/π, जहां I0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। I0 क्या है बेटा, I0 आपका जो है वो पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, यानी करंट की पीक वैल्यू अपनी साइकिल के दौरान, ठीक है ना। तो अब हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। इधर देखिए, ये किस में होती है, किसी एक साइकिल में ये मेजर करते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए, तो इस अपर साइकिल में एवरेज या मीन वैल्यू आएगी 2I0/π,
और इस लोअर साइकिल में इस एवरेज या मीन वैल्यू आएगी -2I0/π। ठीक है ना। तो अब मैं इसको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे करंट जो है वो ये है, I बराबर I0 sin ωt। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे करंट इतनी है, I बराबर I0 sin ωt। ठीक है ना। तो ये करंट भले वेरिएबल है, इधर देखिए, ये करंट भले वेरिएबल है लेकिन किसी स्मॉल टाइम इंटरवल dt में ये कांस्टेंट रहेगी। ये करंट भले वेरिएबल है, देखिए इधर देखिए, लेकिन किसी स्मॉल टाइम इंटरवल dt में ये करंट क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ गई। तो उस टाइम इंटरवल इसी के बाद कट कर दिएगा, एवरेज वैल्यू का वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कल बताएंगे। ठीक है ना, 12 बज गया। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मान लिया कोई अल्टरनेटिंग करंट ऐसे साइनसॉइडली रिप्रेजेंट की जा रही है। ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन किसी स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए इस अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना। तो किसी स्मॉल टाइम इंटरवल dt में ये अल्टरनेटिंग करंट जो चार्ज फ्लो करेगी सर्किट से वो क्या होगी, dq बराबर I0 sin ωt dt। इतना ही ना फ्लो करेगी, इतना ही फ्लो करेगी, बोलो बेटा, इतना ही चार्ज फ्लो करेगी। ठीक है। अब टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगी वो अल्टरनेटिंग करंट 0 से t/2 के लिए हमने कहा 0 से t/2 में ही निकालेंगे, क्योंकि फुल साइकिल में तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 0 से t/2 में इस टाइम पीरियड में कुल चार्ज कितना फ्लो करेगी, इंटीग्रेशन ऑफ dq। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, तो आपको टोटल चार्ज फ्लो आएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ I0 sin ωt dt, ये आ गया। ठीक है ना। और इसकी लिमिट पुट करेंगे t बराबर 0 से लेकर t बराबर t/2, ये लिमिट पुट करेंगे। ठीक है ना। तो टोटल चार्ज ये हो गया। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, चार्ज बाई टाइम, और टाइम क्या है, t/2। टाइम क्या है, t/2, क्योंकि t/2 में ही लेंगे। और चार्ज क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ I0 sin ωt dt, और t बराबर 0 टू t बराबर t/2, t बराबर t/2, और टाइम पुट कर दिए t/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन, इतना सिंपल इंटीग्रेशन और सॉल्व कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2I0/π। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से एक मिनट रुकिए, ये मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आपकी आ गई। एक बार आखिरी में इसकी परिभाषा मैं फिर से दे रहा हूं। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू है जिस वैल्यू की AC अगर सर्किट में फ्लो करे उसी समय के लिए, उसी समय अंतराल के लिए, जिस समय अंतराल के लिए AC फ्लो कर रही है, तो सेम चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा। बात समझ में आई। तो इसकी वैल्यू ये होती है। अब कल हम लोग जब गैदर होंगे तो RMS वैल्यू और बाकी बात पढ़ेंगे। कट कर दीजिए।